नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने इंडियन रियल एस्टेट में कह सकते हैं एक तूफान सा ला दिया है। ये तूफान है बाहर से आ रहे अरबों डॉलर्स का। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? मतलब क्यों अरबों डॉलर एकदम से इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में आ रहे हैं? दुनिया भर का पैसा आखिर क्यों खिंचा चला आ रहा है यहाँ? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस पूरी कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं जापान से। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के जो सबसे बड़े और पावरफुल प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं ना, खास तौर पर जापान के, उनका इंटरेस्ट इंडिया में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो ठीक है, जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जापानीज इन्वेस्टमेंट की जो लहर है इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हेडलाइंस बना रही हैं। सबसे पहला नाम है मित्सुई फुदोसान। अब ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये जापान की सबसे बड़ी मतलब अ रियल जायंट रियल एस्टेट डेवलपर है। और ऐसा नहीं है कि ये नए हैं, 2020 में ही इन्होंने आरएमजी रियल एस्टेट के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एंट्री ले ली थी। और अब ये लोग इंडियन प्रोजेक्ट्स में करीब 190 से 225 मिलियन डॉलर का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। ये दिखाता है कि मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और इसी सेंटिमेंट को मित्सुई फुदोसान इंडिया के सीईओ अवनीश सिंह ने क्या खूब कहा है। उनका ये बयान कि बाढ़ के दरवाजे खुल सकते हैं और खुल चुके हैं, ये दिखाता है कि कैसे पहले वाली जो हिचकिचाहट थी वो अब एक खुले मैदान में बदल गई है। लेकिन कहानी सिर्फ मित्सुई की नहीं है। अगला बड़ा प्लेयर है सुमितोमो रियल्टी। ये जापान के तीसरे सबसे बड़े डेवलपर हैं और इनका कमिटमेंट तो आप कह सकते हैं और भी बड़ा है। सुमितोमो ने मुंबई में 5 बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी मतलब पहले से ही $6.5 बिलियन लगा दिए हैं। सोचिए, $6.5 अरब डॉलर। और अब वो जो नया नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास जमीन देख रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका प्लान कितना गहरा, स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म है। और फिर डाइबेरू कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां भी हैं। इन्होंने शुरू तो किया था ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करके, लेकिन अब ये रेजिडेंशियल और डेटा सेंटर्स में भी मौके तलाश रहे हैं। मतलब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मौके अब सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है बल्कि फैल रहे हैं। तो ये तो हुई जापान की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड सिर्फ जापान का नहीं है। जो ओवरऑल डेटा है वो क्या कहानी बता रहा है, जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 2024 में रियल एस्टेट में जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ना, बड़े फंड्स और कंपनियों की तरफ से, उसका 54% मतलब आधे से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स से आया। ये करीब $3.7 बिलियन था। तो साफ है विदेशी पैसा इस खेल में डोमिनेट कर रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे ज्यादा जा रहा है इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेक्टर में। इस अकेले सेक्टर में साल दर साल 190% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। ये सीधा सीधा इंडिया की बढ़ती ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को दिखाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर क्यों? इस सारे इन्वेस्टमेंट के पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्या है इंडिया में जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है? एनालिस्ट्स का मानना है कि इसके पीछे 3 मेन वजह हैं। पहली, हाई ग्रोथ का पोटेंशियल। दूसरी, हर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर लॉजिस्टिक्स। और तीसरी चीज है एक ऐसे मार्केट में स्टेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न का चांस जो अभी भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। तो सीधे सीधे कहें तो इंडिया एक रेयर मिक्स ऑफर कर रहा है। मतलब यहाँ स्केल भी है, स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ भी है। और यही कॉम्बिनेशन है जो आज इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर इतना अट्रैक्टिव बना रहा है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्यों। अब जरा आगे देखते हैं, भविष्य क्या कहता है? क्या ये एक परमानेंट शिफ्ट है? एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स सर्वे है जो बताता है कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है। जो पैसों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो अब एशिया पैसिफिक रीजन की तरफ खिसक रहा है। और इस शिफ्ट का एक सबसे बड़ा फायदा इंडिया को मिल रहा है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। 2024 से अब तक इस रीजन में कैपिटल रेजिंग में 130% का उछाल आया है। 130%। ये दिखाता है कि दुनिया भर का पैसा अब किस दिशा में बह रहा है। तो मतलब टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडियन रियल एस्टेट को सिर्फ एक मौके की तरह नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की तरह देख रहे हैं। पर यह सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है या ये बस एक टेम्पररी मोमेंटम है? ये वो सवाल है जिस पर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स दोनों की नजरें टिकी रहेंगी।